नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं बीए तृतीय वर्ष का वो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सुमेलगिरी युद्ध के कौन से परिणाम निकले, उसके एक एक बिंदु के ऊपर हम बात करेंगे। इसके लिए आपको अंतिम समय तक इस वीडियो में मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। कल हमने आगामी वीडियो में हमने पढ़ा था कि सुमेलगिरी युद्ध के कौन से कारण जिम्मेदार थे, राम मालदेव कौन थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि सुमेलगिरी का युद्ध तो हुआ और इस युद्ध होने के बाद कौन कौन से परिणाम निकले, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनके बारे में अध्ययन करने से पहले मैं एक ऐसा मोटिवेशन कोड लेकर आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। सुनिएगा कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा। अरे जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में मैं अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। अरे आवाज में मैं अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। अरे खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। अरे शीशा हूं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। अरे शीशा हूं टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए सुमेलगिरी युद्ध के कौन कौन से कारण थे, इसके बारे में हम अध्ययन करें। चलिए, कल हमने पढ़ा था कि सुमेलगिरी का जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। किसके मध्य हुआ? राममाल देव के दो विश्वास पात्र सेनापति थे, जैता और कूपा, और द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें राममाल देव के सेनापति जैता कूपा को पराजय का सामना करना पड़ा और शेरशाह सूरी, द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी की विजय हुई। यह युद्ध शेरशाह सूरी ने छल कपट का सहारा लेकर इस युद्ध को जीता था। अगर राममाल देव अपने सामंतों पर, जैता कूपा पर विश्वास करते तो आज राममाल देव को सुमेलगिरी के युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि विजय होती। लेकिन ये कान का कच्चा होने के कारण इस युद्ध में उसको पराजय का सामना करना पड़ा। और जो युद्ध हुआ था उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे? एक तो हुई थी विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति में मैंने आपको समझाया था, दो योद्धा थे, इधर से मालदेव थे और उधर से शेरशाह से। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, इसी प्रकार एक स्थान पर दो योद्धा नहीं रह सकते थे, तो इसके कारण युद्ध हुआ। दूसरा बात करें तो मालदेव भी बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था। तीसरे अगर उसके कारण की हम बात करें तो उसका जो कारण, जो जिम्मेदार था, वो कारण था, देखो, राम मालदेव द्वारा हुमायूं को बंदी बनाकर शेरशाह सूरी को नहीं सौंपना, यह भी कारण जिम्मेदार हुआ। मारवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति, यह भी कारण जिम्मेदार हुआ करता था। राम मालदेव के विरोधी सरदार के द्वारा शेरशाह सूरी को उस्काना, आप उसके विरुद्ध युद्ध करो, हम आपकी सहायता करेंगे। कई इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने मालदेव के ऊपर अटैक का कारण धार्मिक कारण था, बल्कि ये ऐसा कई प्रकार से मतभेद मिलते हैं। आइए, और सुमेलगिरी का जो युद्ध की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहती है कि इसका जो युद्ध हुआ है वो 5 जून 1544 को हुआ। ये तो उसके कारण थे, ये हमने कल वाले वीडियो के अंदर अध्ययन किया। हम इसके एक जो उनके कौन से परिणाम निकले, युद्ध होने के बाद में कौन कौन से परिणाम निकले, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। चलिएगा, पहला जो बिंदु था, पहले बिंदु की अगर हम बात करें तो राजपूतों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को आघात। पहला बिंदु की बात करें, राजपूतों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को आघात। चलिए, राजपूतों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को आघात। पहला बिंदु, राजपूतों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को आघात। प्रतिष्ठा को आघात।
आघात। चलेगा, ये जो हमारा जो बिंदु है, राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा। जैसे ही सुमेलगिरी का युद्ध समाप्त हुआ, इस युद्ध के अंतर्गत राम मालदेव के इस युद्ध से राजपूतों की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा। कैसे पहुंचा कि इस युद्ध के अंतर्गत राम मालदेव के दो विश्वास पात्र सामंत थे, जिसका नाम है जैता और कूपा, सहित राजपूतों के हजारों योद्धाओं इस युद्ध के अंतर्गत वीर गति को प्राप्त हुए और कत्ले आम कर दिया गया, जिसके कारण इससे राजपूतों की शक्ति धीरे धीरे बहुत कम होती चली गई। अगर हम और भी बात करें तो ये युद्ध है वो मारवाड़ के लिए बड़ा निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। आपका प्रश्न आ जाए कि कौन सा युद्ध राजपूतों के लिए निर्णायक युद्ध साबित हुआ था? सुमेलगिरी का। ये बड़ा निर्णायक युद्ध साबित हुआ। कौन सा? सुमेलगिरी का युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। अब युद्ध भी कौन सा, कई बार जैसे तो आपने जो सर केवल नाम लिखा है तो नाम मैं नहीं लिखूंगा, इसमें सुमेलगिरी का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? वैसे ऊपर सुमेलगिरी का युद्ध। अब मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की डायरेक्ट बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहती है कि मैं तो 5 जून को ये युद्ध करवाने वाली हूं। क्या कहते हैं? 1544, 5 जून 1544 ईस्वी को। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1544 ईस्वी को मैं युद्ध करवाने वाली हूं। तो इस युद्ध के बाद में क्या हुआ कि इस युद्ध में मालदेव के दो विश्वास पात्र सेनापति थे। मालदेव के किसके? मालदेव जोधपुर के साथ जैता और कूपा। जैता और कूपा कहां पर वीर गति को प्राप्त हुआ, हजारों राजपूत सेनाओं का कत्लेआम कर दिया गया। इस युद्ध के बाद में मालदेव की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई, क्योंकि राजपूत देखो जैता और कूपा मालदेव के बहुत अच्छे सेनापति थे। उसको खोकर राम मालदेव बड़ा चिंतित था, क्योंकि दिनों दिन उसकी शक्ति क्षीण होती चली गई। क्योंकि मालदेव को जितने भी युद्धों के अंदर विजय प्राप्त हुई थी, उसमें सबसे बड़ा श्रेय जैता और कूपा ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। चाहे वो भादराजन के ऊपर हो, चाहे सिवाना के ऊपर हो, चाहे नागौर के ऊपर हो, चाहे अजमेर के ऊपर हो, सभी विजय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले उनके विश्वास पात्र सेनापति थे जैता और कूपा, और जिसके कारण उनकी स्थिति धीरे धीरे क्षीण होती गई, खोकर बड़ा कमजोर हो गया था मालदेव। बड़ा चिंतित कि मैंने क्यों नहीं मेरे इस विश्वास पात्र सैनिकों पर ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर किया होता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। चलिए, पहला बिंदु राजपूतों की शक्ति की और प्रतिष्ठा को प्रबल आघात। दूसरे बिंदु की बात करें, राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का क्या हो गया? पूरी तरह से अंत हो गया। चलिएगा, दूसरे बिंदु की बात करें। दूसरा बिंदु है, परिणाम कौन सा है? राजपूतों की शक्ति एवं राजपूतों की स्वतंत्रता, राजपूतों के वैभव एवं स्वतंत्रता का अंत। राजपूतों के वैभव एवं स्वतंत्रता, राजपूतों के वैभव एवं स्वतंत्रता का अंत हो गया। स्वतंत्रता का क्या हो गया? स्वतंत्रता का अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। ये बिंदु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमेलगिरी का जैसे ही युद्ध 5 जून 1544 को यह युद्ध समाप्त हुआ, इस युद्ध के बाद में राजपूतों की वैभव और स्वतंत्रता का पूरी तरह से अंत हो चुका था। उनके वैभव और स्वतंत्रता का अध्याय पूरी तरह से समाप्त हुआ। कैसे हुआ समाप्त? पहले क्या होता था कि राजपूत स्वतंत्र रूप से राज करते थे। अगर उनकी इन योद्धाओं की बात करें जो स्वतंत्र योद्धा हुआ करते थे, उसमें अगर सबसे पहले नाम आता है महाराणा सांगा का, संग्राम सिंह, जिन्होंने कभी भी विदेशी लोगों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राणा संग्राम सिंह है। महाराणा कुंभा की बात करेंगे, ये भी एक स्वतंत्र योद्धा हुआ करते थे। महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप की अगर भी वो भी हम बात कर सकते हैं। जैसे ये और राम मालदेव का नाम एक स्वतंत्र योद्धा के रूप में लिया जाता है। और इसके बाद में इसका अध्याय समाप्त हो जाता है। जो स्वतंत्र राजा थे, जो स्वतंत्र राज किया करते, उनका अध्याय समाप्त हुआ। एक नया अध्याय
शुरू हुआ उस समय परिणाम, सुमेलगिरी युद्ध के बाद परिणाम वो था आश्रित राजाओं का अध्याय शुरू हुआ। आश्रित राजा, आश्रित राजा ये ऐसे राजा हुआ करते थे जो किसी के अधीन कार्य करते थे, किसी के अधीन। अब किसी के अधीन तो क्या, वो तो शेरशाह सूरी के अधीन नहीं, किसी के अधीन कार्य करते थे। तो आश्रित राजाओं का अगर नाम लिया जाए तो आश्रित राजाओं में सबसे पहला जो नाम आता है, तो जैसे हम बात करें तो एक मानसिंह का नाम भी आश्रित राजाओं के अंतर्गत लिया जाता है, जो आमेर के शासक मानसिंह हुआ करते थे। आश्रित राजाओं की अगर बात करें तो मेड़ता के वीरम देव का भी नाम आता है। मेड़ता के शासक एक थे वीरम देव, ये शेरशाह सूरी की शरण में चले गए और शेरशाह सूरी के अधीन रहकर वीरम देव शेरशाह सूरी के अधीन रहकर वीरम देव शासन करते थे। बात करें बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के शासक कल्याण बल भी शेरशाह सूरी के शरण में चले गए थे, उनका भी नाम आश्रित राजाओं के अंतर्गत लिया जाता है। बात करें हम मिर्जा राजा जय सिंह की बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा यहां पर नाम लिखूंगा मैं, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह भी, जय सिंह का नाम भी आश्रित राजाओं के अंतर्गत गिना जाता है। ये उनके विदेशी जो शक्तियां थी, ताकतें थी, उसके अधीन ये काम किया करते थे। मेड़ता के शासक कल्याण सिंह है, वीरम देव है, मेड़ता के शासक मिर्जा राजा जय सिंह है और मान सिंह का अध्याय शुरू हो गया। आश्रित राजाओं का, स्वतंत्र राजाओं का अध्याय तो समाप्त हुआ और आश्रित राजाओं का अध्याय शुरू हुआ। तो उसके जो उदाहरण थे, उदाहरण की बात करें तो आप इस उदाहरण के नाम लिख सकते हैं। आप अच्छी तरह से अपने घर बैठ के अपनी बुक्स में, किताब में नोट्स बनाइएगा। आपको केवल बैठना नहीं है कि हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, अरे हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, बल्कि सफलता उसको सुंदर बना देती है। तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। राजपूतों के वैभव और स्वतंत्रता का अंत हो गया। दूसरी अगर बात करें शेरशाह की स्थिति का सुदृढ़ होना, अगला बिंदु है, चलिएगा, शेरशाह की स्थिति का सुदृढ़ होना। शेरशाह की स्थिति का सुदृढ़ होना, स्थिति का सुदृढ़ होना, सुदृढ़ होना, सुदृढ़ होना, ठीक है। जैसे ही देखो सुमेलगिरी के युद्ध के बाद शेरशाह की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अब उसको ललकारने वाला इस मारवाड़ के अंदर और हिंदुस्तान में कोई शासक बचा ही नहीं, इतना शक्तिशाली शासक कोई बचा ही नहीं था उस समय की बात करें, क्योंकि उसको टक्कर देने वाला एक ही राजा था, जोधपुर का राजा राम मालदेव, जो उसके सुमेलगिरी युद्ध में पराजित हो गया। तो अब क्या हुआ, उस स्थिति बहुत शक्तिशाली, इसकी स्थिति बड़ी, यानी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, ये बहुत शक्तिशाली शासक बन गया। और स्थिति जैसे ही उसकी स्थिति अच्छी हो गई तो उसने क्या कर दिया कि इसके बाद में उसने अजमेर और जोधपुर के आसपास के कई छोटे छोटे राज्य थे, उस पर अपना अधिकार कर दिया। अजमेर और जोधपुर के सुमेल युद्ध के बाद आसपास के छोटे छोटे जो भी राज्य थे, उस पर अधिकार कर दिया। एक समय ऐसा आया कि उसने संपूर्ण उत्तरी भारत का जो उसने सपना देखा था कि मैं उत्तरी भारत को विजिट करूंगा, संपूर्ण उत्तरी भारत पर उसका अधिकार हो गया, जिसने उसने एक दिन सपना देखा था, सपने में, कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, लेकिन सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आते देते। और उसके उत्तरी भारत का सपना भी पूरा हो गया। दोनों उत्तरी भारत पर शासन करना चाहते थे। कौन? एक तो मारवाड़ के शासक राम मालदेव थे और दूसरे शासक की बात करें तो द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी, दोनों उत्तरी भारत पे। लेकिन उसमें मालदेव की शिकस्त होती है और शेरशाह सूरी विजय प्राप्त करके संपूर्ण उत्तरी भारतवर्ष में अपना वर्चस्व खड़ा करता है और अपने लिए एक इतिहास बना देता है। तो चलिएगा, शेरशाह की स्थिति सुदृढ़ हो गई। किसके बाद में हुई? सुमेलगिरी के युद्ध में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ? यह प्रश्न कई बार 2 नंबर में अपनी भूमिका अदा करेगा, तो आप सीधा उसका उत्तर लिखेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहती है 5 जून 1544 कहती है। और ऐसे ही युद्ध का नाम आए तो आप सीधा लिखेंगे 5 जनवरी 1544 को ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। वैसे ही मालदेव भी बहुत अच्छा शासक था भाई, ऐसा वैसा तो था नहीं,
जिसने उसने 52 युद्धों का विजेता, हशमत वाला राजा, ये प्रश्न कई बार आया, हशमत वाला राजा, 52 युद्धों का विजेता और 18 परगनों का शासक भी हुआ करता था राव मालदेव। चलिएगा, 3 बिंदु पर हम बात की है, आप उसको अपने बुक में उतारते रहें और व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाइएगा। चलिएगा, चलो अगले बिंदु की अगर हम बात करें, सीधा हम अगले बिंदु की ओर ले जाएंगे। राठौड़ों में वैमनस्य, राठौड़ों में वैमनस्य, भाई लड़ाई झगड़ा होता रहता है। राठौड़ों में वैमनस्य, देखो राठौड़ों में वैमनस्य, मतभेद उत्पन्न हो गया, राठौड़ एक दूसरे के विरोधी बन गए, एक दूसरे के शत्रु बन गए। कौन? राठौड़। जैसे मेड़ता के राठौड़ है, बीकानेर के राठौड़ है और जोधपुर के राठौड़ एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लगे। और इसका कारण क्या था? क्योंकि जब आपको बताए 2 व्यक्ति होते, उसके बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। तो उसी प्रकार शेरशाह सूरी जब इन तीनों के मध्य, इनके मध्य आ गया, राठौड़ों के मध्य, तो उसमें एक दूसरे के प्रति शत्रुता के बीज बो दिए गए, शत्रुता के बीज बो दिए गए। आइए, सुमेलगिरी युद्ध के बाद, अपन सुमेलगिरी युद्ध के बाद में, जैसे ही सुमेलगिरी युद्ध के अंतर्गत, गिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई और विजय होते ही उसने अपने वादे के अनुसार, अपनी शर्तें के अनुसार उसने सीधा मेड़ता के वीरमदेव को बुलाया। वीरमदेव को बुलाया कि तुमने मेरी सुमेलगिरी युद्ध में सहायता की है और मैंने तुझे वचन दिया था कि जैसे ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो मेड़ता आपको वापस मिल जाएगा, जो पहले मालदेव के अधीन हुआ करता था। तो ये मेड़ता किसको दे दिया गया? वीरमदेव को। फिर इसके बाद में कल्याणमल को भी बुलाया गया। कल्याणमल भी बड़ा योद्धा था। कल्याणमल राव जैत सिंह का पुत्र था। कल्याणमल को बुलाया, तूने हमारे इस सुमेलगिरी युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हमारा सहयोग किया है, सपोर्ट किया है, इसके कारण तुझे भी देंगे, लेकिन हम राज्य तो देंगे, लेकिन एक शर्त जरूर रहेगी, तुम्हें समय पर कर व टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ही तूने समय पर कर व टैक्स नहीं दिया तो हम तुम्हारे राज्य को वापस जब्त करेंगे। शेरशाह सूरी भी मतलब उस तरीके से उसने ये बात कर रखी थी। चलो, कल्याणमल को बुलाया और कल्याणमल को कहा कि तुम्हारा बीकानेर ले लो, लेकिन समय पर कर देना पड़ेगा भाई, टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ही कर व टैक्स से तूने मना कर दिया तो हम तुम्हारा बीकानेर वापस ले लेंगे। तो कि कल्याणमल ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको समय पर कर व टैक्स देता रहूंगा। इन लोगों ने एक अपने भाइयों के साथ न देकर एक विदेशी ताकत का साथ दिया जिसका नाम था शेरशाह। और इनका साथ देने के कारण जोधपुर के राठौड़ है, इन दोनों से नाराज हो गए। जोधपुर के राठौड़, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। क्या किया? तुमने हमारे साथ, जोधपुर के राठौड़ शासक, जोधपुर के राठौड़ शासक उनसे नाराज हो गए, तुमने हमारा धोखा किया है, हम तुम्हारा बदला लेंगे। क्या लेंगे? बदला ही लेकर रहेंगे तुम्हारे अपमान का। किसका? अपमान का। हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। एक दूसरे के शत्रु हो गए। क्या हो गए? एक दूसरे के शत्रु हो गए। तो ये ध्यान रखियो। जैसे अगर बात करें हम थोड़ा, आपको जैसे कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछी जाते हैं कि राठौड़ वंश की कुल देवी की अगर हम बात करें तो उनकी जो कुल देवी थी, तो वो कुल देवी की अगर बात करें तो वो नागनिशी माता थी। नागनिशी माता, ये उसकी कुल देवी हुआ करती है। जब भी उनको, इन राजाओं को संकट की स्थिति उत्पन्न होती तो माँ को जरूर याद करते थे ये राठौड़ सरदार। तो ये भी आपको याद रखना है। राठौड़ों में वैमनस्य पूरी तरह से स्थिति हो गई थी। राजपूतों की युद्ध पद्धति की दुर्बलता प्रकट होना। आइए, नया बिंदु, राजपूतों की युद्ध पद्धति की दुर्बलता प्रकट होना। 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 पद्धति की दुर्बलता प्रकट होना। दुर्बलता प्रकट होना।
देखो भाई, जैसे ही सुमेलगिरी का जो युद्ध लड़ा गया, तो सुमेलगिरी युद्ध के बाद में ये तो पता जरूर चला सुमेलगिरी का युद्ध समाप्त हुआ। तो सुमेलगिरी युद्ध से ये सिद्ध हुआ कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सूरवीरता के अलावा युद्ध कला के अलावा आपको कूटनीति साल का भी होना बड़ा महत्व रखता है। कूटनीति साल भी आनी चाहिए, सल कपट का सहारा लेना भी आना चाहिए, धोखा देना भी आना चाहिए। नहीं तो आप कितने भी सूरवीर योद्धा हैं, लेकिन उसमें विजय प्राप्त आप नहीं कर सकते। राजपूतों की युद्ध पद्धति में दुर्बलता प्रकट होना, जैसे ही हम बात करते हो, तो अगर युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, इससे परिणाम ये निकला कि अगर युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो आपको सूरवीरता के साथ आपको कूटनीति चाल भी आना बहुत आवश्यक है। छल कपट भी आना बहुत जरूरी है। सल और कपट भी आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें जो द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी ने ये जो युद्ध है, शेरशाह सूरी द्वितीय अफगान शासक, ये जो युद्ध है उसने सल कपट और धोखे से प्राप्त किया था, धोखे से उसको जीता था। कौन सा युद्ध? सुमेलगिरी का युद्ध। तो उन्होंने कहा कि राजपूतों में इस कूटनीति साल का अभाव था, उनको कूटनीति साल नहीं आती थी, जिसके कारण ये युद्ध है वो इस युद्ध में उसको पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये भी पता चला, ये भी परिणाम निकला कि आगामी कोई भी युद्ध होगा तो उसमें हमें कूटनीति की साल भी आना बहुत आवश्यक है। हम देखो थोड़ा पूर्व की और अगर आपको समझाता हूँ तो देखो, कूटनीति साल, जैसे ही शेरशाह सूरी को पता चला कि अब हमें विजय प्राप्त नहीं हो सकती है, यहाँ से रसद सामग्री प्राप्त नहीं हो रही है, यहाँ से कोई सहायता नहीं प्राप्त हो रही है, तो उसने सल और कपट का सहारा लिया। और सल और कपट का सहारा लेते हुए उसने मेड़ता के शासक वीरमदेव से कहा कि तुम जैताकूपा के पास में जाना और उनसे 20,000 रुपये लेकर जाना और कहना कि मुझे कंबल और तलवार दिलवाई जाए। और आगे फिर वीरमदेव ने सीधा मालदेव के पास में जाता है और मालदेव से कहता है कि तुम्हारे जो सेनापति हैं, अभी मैं वहां से देख कर आया हूं, वो उनसे मिले हुए। और मालदेव जैसे ही उन सेनापति जैता और कुपा को देखने जाते हैं तो वहां से 20,000 रुपये और फरमान प्राप्त हुए। क्या हुए? प्राप्त हुए। तो राम मालदेव को अपने सामंतों पर विश्वास नहीं रहा और मुख्य सेना सहित वो युद्ध क्षेत्र से भूमि से भाग गया। कान का बड़ा कच्चा आदमी था, अगर विश्वास नहीं किया होता मतलब अपने विरोधी शत्रु सेना पर, तो आज विजय प्राप्त होती। तो ये सल कपट का भी सहारा लेना बहुत अधिक आवश्यक हुआ करता है। तो अगला बिंदु, शेरशाह की कीर्ति पर कलंक। शेरशाह की कीर्ति पर कलंक अगला बिंदु है, शेरशाह की कीर्ति पर कलंक। चलिएगा अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। शेरशाह की कीर्ति पर कलंक लग गया भाई। किस पर? शेरशाह की कीर्ति पर कलंक। ये भी उसके परिणाम हुआ करते थे। शेरशाह की कीर्ति पर कलंक लग गया। अब कलंक तो कैसे लगा? लगना ही था भाई कलंक, क्योंकि अगर इसने सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से तो उसने ये युद्ध प्राप्त किया नहीं। उसने सल और कपट और धोखे से सल और कपट का सारा धोखे से इस पर विजय प्राप्त की थी युद्ध में। तो सुमेलगिरी युद्ध में विजय प्राप्त शेरशाह सूरी ने सल कपट और धोखे का सहारा लेते हुए, वीरमदेव को अपना मोहरा बनाते हुए इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जिसके कारण इस आगरा और दिल्ली के इतने बड़े बादशाह शेरशाह सूरी की कीर्ति को पूरी तरह से कलंक लग गया। उसके शरीर पर दाग और धब्बा लग गया, क्योंकि तूने जो युद्ध तो जीता है लेकिन तूने उस पर धोखा और विश्वासघात किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें एक विश्वास पात्र सेनापति जैताकूपा और अपने मालिक से एक दूसरे को आपको अलग नहीं करना चाहिए था। लेकिन शेरशाह सूरी ने अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए उसने एक भाई को दूसरे भाई के विरुद्ध भड़काया और दूसरे भाई ने एक भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र रचा मैंने आपको बता ही दिया है कौन सा षड्यंत्र। वीरमदेव उनके पास में गया तो इस धोखे से ये और इस ऐसा कलंक लगा कि जन्मों जन्मांतर तक इतिहास उसको याद करता है। इतिहास उसको याद करता है धोखे से। फिर भी राम मालदेव को भी आज इतिहास में याद किया जाता है। और जैताकूपा तो इतने योद्धा, इतने जबरदस्त थे कि आज भी
जैता और कूपा, मालदेव के जो जैता और कूपा इतने बड़े योद्धा थे कि आज भी इतिहास में उनको स्वर्ण अक्षरों से याद किया जाता है। किसमें याद किया जाता है? स्वर्ण अक्षरों से आज भी उसको याद। यहाँ तक कि शेरशाह सूरी ने तो जैता और कूपा के बारे में कहा कि अगर ऐसे योद्धा मेरे पास होते तो मैं संपूर्ण हिंदुस्तान पे राज करता। क्या कहा? संपूर्ण हिंदुस्तान पे मैं राज करता, शेरशाह सूरी। यहाँ तक कि शेरशाह सूरी के मुंह से एक शब्द भी निकला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, क्योंकि मैंने आज मारवाड़ से टक्कर लेके ये तो साबित हो गया कि कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, अब छोटी सेना को नहीं आंकना चाहिए। तो ये तो पता ही चल गया। मतलब ऐसे योद्धा थे जैता कूपा। आज जैता कूपा और मालदेव दोनों सम्मिलित सेना से लड़ते तो मैंने जो उन साथ में मिलकर अगर मेरे से लोहा लेते, टक्कर लेते, तो आज मुझे पराजय का सामना करना पड़ता। तो चलिएगा, राजपूतों की अदूरदर्शिता का होना, राजपूतों की अदूरदर्शिता का होना अंतिम बिंदु है। राजपूतों की अदूरदर्शिता का होना, राजपूतों की अदूरदर्शिता का होना, राजपूतों की अदूरदर्शिता का होना, अदूरदर्शिता, राजपूतों की अदूरदर्शिता का होना। देखो, सुमेलगिरी के युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ कि राम मालदेव ने अदूरदर्शिता का सहारा लिया। उसमें क्या हुआ? देखो कि राम मालदेव ने अपने दोनों सामंतों के ऊपर विश्वास नहीं किया। सामंतों के ऊपर क्या नहीं? विश्वास नहीं किया। सामंतों के ऊपर विश्वास न करके उसने विश्वास कर दिया अपनी शत्रु सेना, शत्रुओं पर। क्या? किसके ऊपर विश्वास कर दिया? शत्रुओं पर। और शत्रु कौन थे? शेरशाह सूरी और वीरमदेव के ऊपर क्या कर दिया? विश्वास कर दिया। और विश्वास करने के कारण वो अपने दो विश्वास पात्र सेनापति जैता और कूपा को छोड़कर, जैता और कूपा को छोड़कर मुख्य सेना सहित अपनी भी खास मुख्य सेना, उसके पास बहुत जबरदस्त सेना थी, इस सेना को लेकर युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। सेना को लेकर युद्ध भूमि से भाग गया। क्या गया? भाग गया। तो इसलिए उसने अदूरदर्शिता का सहारा दिया। क्या दिया? अदूरदर्शिता का सहारा दिया। खास उसने विश्वास किया। लेकिन फिर भी जैता कूपा इतने डरे नहीं। उसने इस मैदान के अंदर शेरशाह सूरी से टक्कर ली और 12,000 सैनिकों सहित उन्होंने इतनी जबरदस्त टक्कर ली कि एक बार तो शेरशाह सूरी के पांव उखड़ गए। लेकिन अंतिम रूप से शेरशाह सूरी का एक ऐसा सेनापति जलाल खां जलवानी आया। उसने कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं एक और सेना लेकर आया। इसके बाद इतनी घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में एक बार पुनः राजपूत को पराजय का सामना करना पड़ा और जैता कूपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और इतिहास में हमेशा के लिए क्या हो गए? अमर हो गए। तो उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय दिया। ये भी उसका परिणाम निकला। आज इसके बाद में ये परिणाम कि हमेशा अपने सामंतों के ऊपर बिना देखे, यानी अपन बिना सुने या सुनी सुनाई बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। आंखों देखी घटना पे विश्वास करना चाहिए। हमने एक एक परिणाम के बारे में पढ़ा है। चलिएगा, एक परिणाम, जैसे अपन पहला परिणाम जो हमने पढ़ा था, एक परिणाम शेरशाह की कीर्ति पर पूरी तरह से कलंक लग गया परिणाम। दूसरा, राजपूतों की युद्ध पद्धति की दुर्बलता प्रकट होना, उनके पास में युद्ध, इसमें यह परिणाम निकला कि शूरवीरता के साथ कूटनीति साल का होना भी बड़ा आवश्यक हुआ करता है। चलिएगा, राठौड़ों में वैमनस्य, क्योंकि उस समय बीकानेर के शासक कल्याणमल, मेड़ता के शासक वीरमदेव ने शेरशाह सूरी का साथ दिया, जिसके कारण जोधपुर के राठौड़ शासक उनसे नाराज थे, तो उनमें दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गया। ये भी परिणाम निकला था। शेरशाह की स्थिति का सुदृढ़ होना, सुमेलगिरी युद्ध के बाद में शेरशाह की स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि उसने जोधपुर और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार कर दिया और मतलब आसपास के क्षेत्रों में पूरी, और इससे का कारण उनकी प्रतिष्ठा में क्या, उसकी स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई थी। चलिएगा, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। राजपूतों की वैभव और स्वतंत्रता का अंत हो गया। जिस प्रकार पहले राजपूत स्वतंत्र रूप से जो शासन करते थे, उसमें स्वतंत्र राजाओं में नाम लिया जाता है राणा सांगा, महाराणा कुंभा की बात करें, महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप है।
तो ऐसे जो योद्धाओं के जो नाम हैं वो स्वतंत्र राजाओं के में लिया जाता है। इसके बाद में क्या एक नया अध्याय शुरू हो जाता है आश्रितों का इतिहास, जिसमें अगर बात करें वीरमदेव है, मिर्जा राजा जय सिंह का नाम लिया जाता है, मान सिंह का नाम लिया जाता है, वीरमदेव का नाम लिया जाता है, कल्याणमल का नाम, आश्रित राजाओं के अंतर्गत अध्याय समाप्त हुआ। और अगले बिंदु की एक बात करें, उसका परिणाम निकला था मैं तो सुमेलगिरी युद्ध के राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा को आघात, क्योंकि उस समय राजपूतों की शक्ति है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। राम मालदेव पूरी तरह से टेंशन में आ गए थे, क्योंकि 2 योद्धा खोकर उनकी शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। जैता कुपा सहित उनको छोड़कर चले गए थे, उनकी शक्ति पूरी तरह से क्षीण हो चुकी थी। तो ये उसके परिणाम थे। अब हम इस परिणाम को हमने एक एक बिंदुओं पर पढ़ा। कुछ हम ऐसे बिंदु समरी के रूप में मैं आप बताऊंगा, जो प्रश्न है जो परीक्षा में 2 नंबर में आएंगे, तो अंतिम रूप से हम 2 नंबर के कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, चलेगा। तो अगले में चलेगा अपन एक बिंदु देख देखते हैं राम मालदेव के ऊपर। मालदेव के 2 नंबर में वहां से अगर प्रश्न बनता है तो कैसे बनेगा मालदेव, तो राम मालदेव। सबसे पहले अगर समय की तो बहुत कम उसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो वैसे ही टाइम पीरियड है तो आप लिख देते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1531 से लगाकर 1531 ईस्वी से लगाकर 1531 ईस्वी से लगाकर जो 1562 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो राम मालदेव का रहता है। इसको याद कीजिएगा। ये भी राम मालदेव का जो अगर राज्यारोहण की बात करें तो उनका राज्यारोहण सोजत पाली में हुआ था। ये भी 2 नंबर में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। राम मालदेव को 18 परगनों का राजा परगनों का राजा कौन से 18 परगनों का राजा, 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता, ये भी याद करें, 52 युद्धों का विजेता, 18 परगनों का, और हशमत वाला राजा कहा जाता है। हशमत वाला राजा कहा जाता है अगर ये प्रश्न आए तो इस परीक्षा में। अगर बात करें राम मालदेव की 2 नंबर में अगर एक प्रश्न पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि रूठी रानी के रूप में कौन सी रानी प्रसिद्ध है, तो वो है उमा देव। ये राम मालदेव की पत्नी थी और ये भाटी वंश की कन्या थी। भाटी राजपूत थी। कौन सी राजपूत थी? भाटी वंश के राजा जैसलमेर की रानी राजा साहब लूणकरण की बेटी हुआ करती, जो इतिहास में रूठी रानी के रूप से नाम से प्रसिद्ध है। इन रानी ने राम मालदेव की प्रतीक चिन्ह, उनकी जो प्रतीक चिन्ह में उनकी जो पगड़ी है उस पगड़ी के साथ में वो सती हो जाती है, तो इस प्रथा को अनुमरण प्रथा कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुमरण प्रथा से क्या तात्पर्य है। अनुमरण प्रथा से ये सती हुई थी कौन? उमादेव। उमादेव जैसे ही उमादेव उनसे रूठने के बाद में कहाँ चली गई थी, तो वो अजमेर चली गई थी। कहाँ चली गई थी? और जब राम मालदेव की मृत्यु हुई तो उमादेव कहाँ पर थी? तो वो कहाँ पर थी? तो वो मेवाड़ में थी। कहाँ पर थी? मेवाड़ में। राम मालदेव की अगर हम बात करें तो राम मालदेव की बात करें तो राम मालदेव का जैसे ही राज्यारोहण हुआ, उसने अगर बात करें तो 1531 के अंतर्गत उसने एक आक्रमण किया था। वो किया था भादरा जून के ऊपर आक्रमण किया। उस समय भादरा जून के जो राजा साहब हुआ करते थे वो वीरा सिंह थे। कौन थे? वीरा सिंह को पराजित किया और भादरा जून अपने अधीन कर लिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मायने रखता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये 2 नंबर में इतने सारे जो प्रश्न हुआ करते थे, जैसे मेड़ता के शासक कौन थे, तो मेड़ता के शासक वीरमदेव को पराजित किया था। और वीरमदेव को पराजित किया तब उसका टाइम पीरियड था 1535 था। तो इसके बाद बहुत सारे राज्यों पर आक्रमण किया। ये हमें शायद आगामी वीडियो में हमने पढ़ा है। और इतना कहकर हम अगले वीडियो के अंतर्गत मैं बहुत एक अच्छा टॉपिक बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लेकर आऊँगा। इसके लिए आपको दूसरे हमारे आगामी वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और आगे के इस वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़िए। अब मैं एनपी सिंह आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।